जी स्टूडेंट, दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ योर वीडियो। और हम पार्ट नंबर 1 के अंदर देख रहे थे कि हमने पार्सर की आउटपुट कैसे जनरेट करनी है। और उसके लिए हम लोगों ने मैंने आपको चीज़ें बताई थी। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसके एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली आप में से अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये जो पार्सर और स्कैनर है, आपने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ देखी होगी कि जब हमने एग्जांपल की तो आपको बात क्लियर समझ जो है वो आई होगी। इसी तरह अभी अब जब हम पार्सर की एग्जांपल करेंगे तब आपको जब बात ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि असल में पार्सर काम कैसे करता है। सो हम लोग डायरेक्टली इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने स्कैनर के अंदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव किया था, हम लोग पार्सर में भी फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही मूव करते हैं। ठीक है, ये बात तो पहले, इसलिए मैंने ये चीज़ आज यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दी, क्योंकि शायद लास्ट लेक्चर में आप कंफ्यूज हुए थे। तो ये टॉप टू जो है बॉटम टू टॉप हमारे पास ऑर्डर होता है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये मैंने रूल्स पहले खोल के रख दिए हैं यहाँ पे टेबल की फॉर्म में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो आप साथ साथ में रूल्स आपको बताता जाऊंगा। अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो सपोज करें कि आपने वही एग्जाम्पल हमारे पास है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आपने इसकी पार्सिंग करनी है। स्कैनर के टोकन्स तो आपने बनाना सीख लिए। अब जैसे स्कैनिंग में, अच्छा, आपने सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। जब आपको रूल समझ आ गए तो फिर आप, जैसे आप टोकन्स बनाना सीख लिए थे, वो थोड़े से जरा आसान थे, उसी तरह से आप पार्सर की भी आउटपुट भी बड़ी इजीली लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, पहले मैं इसको इसी वाले चीज को एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं। अब आपने जरा इस एग्जांपल को ध्यान से समझना है। देखें, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये आपको मुश्किल लगेगी, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जब हम और एग्जांपल्स करेंगे ये चीज आपको क्लियर होती जाएगी। सिर्फ आपने रूल समझने और आपने इस वाले जो है लेक्चर के इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनना है। पहले में तो हम लोग इसको एज इट इज यहां पे लिख देते हैं। ये चीज मैं यहां पे जूम करके दिखा देता हूं। मैंने पहले स्टेप में तो जो भी एक्सप्रेशन था उसको एज इट इज वैसा ही लिख दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज है z। पहली चीज क्या है, पहली चीज है z। आप जरा रिकॉल करें, जब हम लोग, अब आपने ये मेरे साथ साथ ये चीज याद करते जानी है। जब हम लोग स्कैनर की आउटपुट लिखते थे तो z की जगह, क्योंकि z एक वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लिखते थे, id। याद आ गया। अच्छा, पार्सर में मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल आए तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टर्म। बस ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि अब पार्सर की आउटपुट है तो आईडी नहीं आएगा, अब टर्म आएगा। ये रूल है, ये हमने खुद ग्रामर बनाई है, इसी को तो सीएफजी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब जरा सेकंड स्टेप ध्यान से देखिएगा। सेकंड स्टेप में मैंने लिखा है टर्म, और फिर मैंने लिखा है इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये क्या बात हुई, जरा ये समझिएगा। अब मैंने किया क्या है, मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में मैंने सबसे पहले डिटेक्ट किया z को, पार्सर ने डिटेक्ट किया z को। z के लिए पार्सर क्या चीज यूज करता है, टर्म। ये सवाल इसलिए अब वैलिड नहीं है आपका पूछना कि टर्म ही क्यों, क्योंकि ये रूल है, जैसे कि पार्सिंग के, जैसे कि स्कैनिंग में आईडी यूज होता था। अच्छा, अब क्योंकि z यहां से चला गया और z डिटेक्ट हो गया, तो अब हम z को यहां से, अच्छा पहले मैं यहां लिख देता हूं, चलें इसको आपकी आसानी के लिए। तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि अब हमने z की जगह क्या लिख दिया है, z की जगह हमने लिख दिया टर्म, तो इसलिए अब हम z को यहां से रिमूव कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो कंपाइलर के जो है हमारे पास फ्रंट एंड में पार्सर था, उसने z को डिटेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन रह गया वो रह गया इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है, हम लोग हर चीज को स्टेप बाय स्टेप डिटेक्ट करेंगे। z चला गया, अच्छा अगली बार इक्वल चला जाएगा, फिर x चला जाएगा, फिर प्लस चला जाएगा, जो रहता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। जैसे कि अगली बार हमें लिखना चाहिए x प्लस वाई, फिर हमें लिखना चाहिए प्लस वाई, फिर हमें लिखना चाहिए y। अभी ऐसा डायरेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब हमने ऐसे मूव करना है। जो डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी जगह जो हमने लिखना है, जब हम उसको लिख देंगे तो उसको फिर हम छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट की बारी आएगी, फिर एंड सो ऑन सो फॉर। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई है। सो अब मैं इस चीज को जरा दोबारा रिवाइज कराता हूं। पहली चीज क्या थी, पहले तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, फिर उसमें हमारे पास पहली चीज क्या आई थी, z। तो z की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया टर्म, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर जो
हमारे पास जो होता है पार्सर, वो वेरिएबल के लिए टर्म का इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमारे पास स्कैनर आईडी का इस्तेमाल करता था। ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है? इक्वल। इक्वल के लिए स्कैनर क्या लिखता था? असाइन। तो ये बड़ी आसान सी चीज है। पार्सर भी क्या लिखता है? असाइन। यहां जरा देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पार्सर भी असाइन के लिए जो है इक्वल के लिए असाइन ही लिखता है। तो मैं इक्वल की जगह क्या लिख रहा हूं? असाइन। अब ये बात आपको फिर कंफ्यूज करेगी, मैंने टर्म और असाइन क्यों लिख दिया। अब ये बात आपको आज के लेक्चर में कंप्लीटली समझ नहीं आएगी, इसलिए कि ये जो मैंने टर्म के बाद असाइन लिख दिया, मैंने डायरेक्ट असाइन क्यों नहीं लिखा। आपके जेल में यही सवाल पैदा हो रहा है कि मैंने डायरेक्ट असाइन क्यों नहीं लिखा, मैंने टर्म असाइन क्यों लिखा है। यह चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगी कि असल में हम ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, और ट्री तब भी बिल्ड होगा जब हम लोग प्रीवियस रिकॉर्ड रखेंगे। प्रीवियस रिकॉर्ड रखेंगे तो फिर जैसे कि पहले टर्म आ गई, ये देखिएगा ये टर्म आ गई, फिर टर्म असाइन आया, फिर हम ऐसे ट्री बनाते। ये जो हम कर रहे हैं ये हम ट्री के लिए कर रहे हैं। अगर आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स कभी पढ़ा है तो शायद, मुझे नहीं पता कि आपने उसमें एग्जैक्टली यही पढ़ा हो, लेकिन ट्री बनाने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो अब जरा इसको समझ लें ध्यान से। पहले हमारे पास आया जेड, जेड के लिए हमने यूज किया टर्म। फिर स्टेप 3 में हमारे अब क्या आ रहा था? इक्वल। तो इक्वल के लिए क्या आएगा? इक्वल के लिए हमारे पास आएगा असाइन। ठीक है, तो z की जगह टर्म, इसकी जगह असाइन। तो क्योंकि अब z भी चला गया और इक्वल भी चला गया, तो पीछे क्या रह गया? x प्लस वाई, और साथ z की जगह क्या आ गया? टर्म। z की जगह क्या आ गया? टर्म। और जो है हमारे पास इक्वल की जगह क्या आ गया? असाइन। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गई है। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया? x प्लस वाई। अब यहां पे आपने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात समझनी है। अब हम यहां पे एक वर्ड लिखेंगे एक्सप्रेशन। जरा अब देखिएगा अब क्या होगा। अच्छा, अव्वल तो अभी वेरिएबल आ रहा है, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो अब हमें क्या लिखना चाहिए? वेरिएबल की जगह हमें लिखना चाहिए टर्म। क्यों? क्योंकि पार्सर वेरिएबल के लिए टर्म का लफ्ज इस्तेमाल करता है। लेकिन अब जरा अगले स्टेज में देखें क्या हुआ है। अगले स्टेज में EXPR क्यों लिख दिया हमने, और ये बाकी सारा कहां चला गया? ठीक है, ओके। अब इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको अलग अलग देता हूं। पहले सवाल का जवाब कि टर्म असाइन कहां चले गए। टर्म असाइन इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था जो उस टाइम आपको समझ नहीं आया था। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी हमारे पास सिंबल आएगा असाइन, जब भी हमारे पास सिंबल आएगा असाइन, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम लोग लिख दिया करेंगे एक्सप्रेशन, बाकी सारा कुछ चला जाएगा। ये रूल है। फिर आपका सवाल यहां बनता है ऐसा क्यों करते हैं। ये आपको बात समझ आएगी जब मैं ट्री बनवाना सिखाऊंगा। जब मैं ट्री बनवाना सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको समझे कि ये ऐसा ही है। जब हम ट्री बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। लेकिन जो रूल है जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जब भी हमारे पास आएगा असाइन, तो असाइन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। और ये चीज एज इट इज यहां पे आ जाएगी। समझ आ गई बात? ठीक है जी। तो अब मैं इसको जरा बैकवर्ड लेके जाता हूं। सबसे पहले हमारे पास था z, z की जगह हमने लिखा टर्म, z चला गया। फिर बारी आई इक्वल की, हमने लिखा उसकी जगह असाइन, और प्रीवियस वाला भी साथ ही आया, तो ये बन गया टर्म असाइन। लेकिन क्योंकि अब असाइन आ गया तो अब हमें टर्म असाइन को, इस पूरी चीज को रिप्लेस करना पड़ गया किससे? एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये रूल है। ये रूल मैं यहां आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ये रूल है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर में एक्सप्रेशन एक और जगह भी आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे चलें। अब किसकी बारी आ गई? एक्स की। एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे? टर्म, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, और जब भी वेरिएबल आता हो तो हम क्या यूज करेंगे? टर्म। जैसे स्कैनर में आईडी लिखते थे, अब ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अगले स्टेप में हमने लिखा एक्सप्रेशन, प्रीवियस वाली चीज, और अगली चीज क्या है? एक्स, जो कि क्या है? टर्म। तो ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन और टर्म। एक्सप्रेशन और टर्म, क्योंकि एक्स की जगह टर्म लिख दिया तो पीछे क्या बच गया? प्लस वाई। अच्छा जी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगले स्टेप में, ये स्टेप समझ आ गया? अच्छा जी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगले स्टेप में प्लस आ रहा है तो हमें क्या लिखना चाहिए? ऑफ। हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अब एक और काम करें जो आपको फिर कंफ्यूज करेगा। अब हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन। ये ऐसे क्यों हो गया? अब इस सवाल का जवाब जरा दोबारा देखिएगा। एक्सप्रेशन दो जगह पे लिखा जाएगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। एक तो असाइन के बाद, ठीक है, और एक ऑपरेटर के बाद भी। ठीक है, ऑपरेटर ऑफ के वाला ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर जब प्लस माइनस, ये देखिएगा, ये रूल मैंने यहां लिखा हुआ है।
एक तो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा असाइन के बाद, जैसे कि मैंने यहां लिखा। एक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा जब ये वाला साइन आएगा, कोई भी, यहां मल्टीप्लिकेशन होता, प्लस होता, माइनस होता, डिवीजन होता, तब भी उसके बाद ये सारा चला जाएगा, ये सारा चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन, क्योंकि ये वाला रूल जहां पे ऐसे कहता है। तो मैं ये इसको कंक्लूड करता हूं, वेरिएबल के लिए पार्सर यूज करेगा एक्सप्रेशन, नंबर के लिए भी यूज करेगा एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां नंबर नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने बात गलत बता दी। वेरिएबल के लिए भी हम लोग यूज करेंगे टर्म और नंबर के लिए भी हम यूज करेंगे टर्म, क्योंकि नंबर नहीं है तो हमने यहां पे नंबर की जगह टर्म नहीं लिखा। अच्छा, असाइन इक्वल की जगह साइन ही लिखेंगे। एक्सप्रेशन दो जगह आएगा, एक आएगा जब हम क्या लिखेंगे असाइन, तो प्रीवियस वाला डिलीट हो जाएगा और क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, और जब कोई भी ऑपरेटर आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तब भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, ये बात आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रही क्लियरली तो भी अगर अगले एग्जांपल्स में समझ आ जाएगी। अब ये कहानी आगे चलती है। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ रहा है, प्लस। प्लस की जगह क्या लिखना चाहिए हमें, ऑप। तो जैसे स्कैनर में ऑप लिखते थे, पार्सर भी ऑप यूज करता है। तो अब हम लिखेंगे EXPR, प्रीवियस तो रहेगा, अगला क्या आ गया, ऑप। तो अब इसका मतलब है कि प्लस भी चला गया और उसकी जगह क्या आ गया, ऑप। पीछे हमारे पास क्या रह गया, वाई। वाई की जगह, वाई क्या है, वेरिएबल है, तो हमारे पास क्या आएगा, टर्म आएगा। तो अब हमारे पास वाई भी चला गया, हमारे पास फाइनली आ गया एक्सप्रेशन ऑफ टर्म। अब क्योंकि यहां पे सारा कुछ चला गया है, z भी चला गया, इक्वल भी चला गया, x भी चला गया, प्लस भी चला गया, y भी चला गया, पार्सिंग की आउटपुट कंप्लीट हो गई। अभी हमने एक और चीज लिखनी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। यहां तक आप इस वीडियो को पॉज करें या पीछे जाएं और दोबारा से सारे प्रोसेस को एक दफा रिवाइज करें। तो मैं 1 सेकंड का पॉज देता हूं कि आप इसको दोबारा रिवाइज करें। ओके फाइन, जब ये सारा कुछ हो जाता है, सारी चीजें हम लोग डील कर लेते, तो एंड में हम दोबारा क्या लिखते हैं, सबसे एंड में हम दोबारा से एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हम एक्सप्रेशन असल में इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा भी क्या है, ये पूरा भी एक एक्सप्रेशन है। बोलते नहीं मैथमेटिक्स में ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन मैंने असल में इसके लिए लिखा है। सवाल बनता है कि ये मैंने इससे पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब पार्सर z इक्वल x प्लस वाई सबको रिसीव कर रहा होगा और ट्री बना रहा होगा, तो वो जब जब ट्री बिल्ड होना खत्म हो जाएगा तो वो एंड में एक्सप्रेशन इसलिए लिखेगा, क्योंकि अब उसको पता चल जाएगा कि पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो एंड के अंदर क्या लिखेगा, EXPR एक्सप्रेशन। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गया। सो अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आई तो डोंट वरी, मैं आगे एक और एग्जांपल करने लगा हूं और उसमें मैं मजीद इस चीज को क्लियर करूंगा। सो लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 2। ये तो स्कैनर की एग्जांपल थी जो हमने की थी और आप इसको रिकॉल करें। अब मैं इसी एग्जांपल को जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अब मैं इसी को पार्सर से गुजारूंगा। अब आपने इसको मजीद ध्यान से समझिए, क्योंकि अब इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं और ये सारा प्रोसेस अब आपने दोबारा से समझना है। इस एग्जांपल को भी मैं बड़ी डिटेल में समझाऊंगा ताकि अब आपको पार्सर कंप्लीटली समझ आ जाए जी। इसको अब हम पार्सर में करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई। स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस जो थी वो जरा कम थी। ओके जी, ये रूल्स मैंने दोबारा आपके सामने खोल दिए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में हम इस पूरे को एज इट इज ही लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इस पूरे को एज इट इज लिख देते हैं। पहले स्टेप में तो ये चीज आ गई, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 1 में तो ये चीज आ गई। ओके फाइन। अब स्टेप नंबर 2 में हमारे पास पहली चीज क्या आ रही है, z। z एक वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, टर्म का, क्योंकि जब भी वेरिएबल आए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टर्म का। तो z चला गया, उसकी जगह आके आ गया टर्म, और जो बाकी बच गया था, बाकी क्या रह गया था, z तो चला गया। मैं यहां पे चले लिख देता हूं, z तो चला गया, बाकी क्या रह गया, इक्वल। तो हमने बाकी वाला यहां पे लिख दिया। ठीक है, ओके। अब ऊपर क्या लिखेंगे, एक तो टर्म आएगा, मैंने कहा था प्रीवियस वाला लिखते हैं। इक्वल की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल की जगह लिखेंगे असाइन। ये मैंने रूल बताया हुआ है। ठीक है जी, इक्वल की जगह हमारे पास आ गया असाइन। पीछे क्या रह गया, अब z भी चला गया, इक्वल भी चला गया, पीछे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब यहां पे असूली तौर पे तो हमें 2 को डील करना चाहिए था, लेकिन अब रूल याद करें जो मैं आपको प्रीवियसली भी बता के आया हूं। जब भी हमारे पास असाइन आएगा तो असाइन के फौरन बाद क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन। देखें
मैं ये बात जानता हूं कि अभी आप समझ रहे होंगे कि ये चीज हम रटा क्या इसको लगाएं, हम इसको याद कर लें। ये याद अभी के लिए करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ट्री बनाना सीखेंगे, जब बात मैं बार बार बता रहा हूं, तब आपको उसकी लॉजिक क्लियर होगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये बात आपको अगले लेक्चर में जब हम ट्री बनाएंगे, ये बात मैं लॉजिकली क्लियर करूंगा कि ये कोई रट्टा वाली चीज नहीं है, ये किसी वजह से ऐसे किया जा रहा है। अब जब असाइन आ गया तो ये सारा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने मिटाना नहीं है इसको, आपने तो लिखना है, लेकिन मैं इससे बता रहा हूं। और इस सारी की जगह क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ओके जी, वेरी नाइस। अब डील करते हैं टू को। अच्छा, एक तो आएगा एक्सप्रेशन, टू क्या है, एक नंबर है। तो अब याद करें, मैंने कहा था कि जैसे वेरिएबल के लिए हम टर्म यूज करते हैं, हम लोग नंबर के लिए भी टर्म यूज करते हैं। स्कैनर में तो नंबर के लिए नंबर ही यूज करते थे, वेरिएबल के लिए आईडी यूज करते थे, लेकिन पार्सर में वेरिएबल के लिए भी टर्म यूज करेंगे और नंबर के लिए भी टर्म यूज करेंगे। सो EXPR की जगह तो EXPR आएगा, टू की जगह क्या आ जाएगा, टू की जगह आ जाएगा टर्म, टू की जगह क्या आ जाएगा, टर्म। अच्छा, मैथमेटिक्स में इनको बोलते भी टर्म्स हैं कि टू एक टर्म है, थ्री एक टर्म है, प्लस एक ऑपरेटर है, ये एक मल्टी, ये भी एक ऑपरेटर है, एक्स एक वेरिएबल है, इसलिए भी हम लोग इसको टर्म लिखते हैं। बात यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आगे क्या आ रहा है, टू टू चला गया, अब आगे आ रहा है मल्टीप्लाई। अब एक और रूल दोबारा से याद करें, जब भी कोई ऑपरेटर आएगा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, तो फिर हमें दोबारा क्या लिखना पड़ेगा, ये सारा डिलीट करके हमें लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो हम इस सारी की जगह क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। बस ये बात अगर आपने समझ ली तो अब आपको पार्सर समझ आ गया। सो मैं दोबारा बता दूं, आ तो मल्टीप्लाई रहा था, लिखना तो हमने ऑफ था, लेकिन रूल ये कहता है कि जैसे मल्टीप्लाई आएगा, दो जगह पे हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक असाइन के बाद और एक किसी भी ऑपरेटर के बाद। ठीक है, तो अब ये सारा चला गया और हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन। और वैसे भी ये एक एक्सप्रेशन है, ये वैसे भी पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। अगर ये दो चीजें समझ आ गई तो अब आपको कहानी समझ आ गई। अब एक्सप्रेशन की जगह तो एक्सप्रेशन आएगा, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑप। ठीक है जी, एक बात अब क्लियरली समझ लें कि हमने एक्सप्रेशन ऑप के बाद नहीं लिखना, असाइन के बाद लिखना है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद लिखना है। तो एक्सप्रेशन की जगह तो एक्सप्रेशन आ गया, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया, ऑप। तो z भी चला गया, इक्वल भी चला गया, टू भी चला गया और मल्टीप्लाई भी चला गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस वाई, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। अच्छा जी, अब यहां पे ना इक्वल है ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, सिर्फ x है, तो इसलिए अब हम एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी अब कुछ बात मजीद क्लियर होगी। अब हम प्रीवियस वाला लिखेंगे। अच्छा, एक बात आप याद रखें, हम प्रीवियस वाला तब तक लिखते रहते हैं जब तक एक्सप्रेशन नहीं आ जाता। ये देखें, हम प्रीवियस वाला लिखते गए, जैसे एक्सप्रेशन आया हमने इसको छोड़ दिया, हम प्रीवियस वाला लिखते रहे, जैसे एक्सप्रेशन आया हमने इसको छोड़ दिया। अभी हम प्रीवियस वाला लिखते जाएंगे, कब तक, जब तक एक्सप्रेशन दोबारा नहीं आएगा। मेरे ख्याल आपको ये बात समझ आ गई, तो ये बात आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, फिर हम लिखेंगे ऑप। अच्छा, अब एक्स की जगह क्या लिखे, एक्स एक वेरिएबल है तो अब क्या आएगा, टर्म। यह बात अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरिएबल की जगह हम टर्म लिखते हैं। तो एक्स की जगह क्या आ गया, टर्म। z भी हो गया, इक्वल भी हो गया, टू भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया और x भी हो गया। पीछे क्या रह गया, +3 मल्टीप्लाई बाय y। फाइन। अब यहां पे आप एक रूल दोबारा याद करें कि जब भी हमारे पास कोई ऑपरेटर आता है, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारा रिमूव हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन। शायद अब आपको मेरी बात क्लियर होगी। तो अब ये सारा चला जाएगा और इसकी जगह अब क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन, और बाकी वाला एज इट इज। अब आप जरा इस बात को देखिएगा, असाइन के बाद एक्सप्रेशन आया, मल्टीप्लाई के बाद एक्सप्रेशन आया क्योंकि ये एक ऑपरेटर था, फिर प्रीवियस वाला रहा, और अब प्लस के बाद क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन। अब हम जब ट्री बनाया करेंगे ना, तो हम एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन ट्री बनाया करेंगे, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। ये बात आपको अगले लेक्चर में क्लियर समझ आएगी। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों प्लस के बाद दोबारा एक्सप्रेशन ली थी, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेटर आएगा तो ये सारा कुछ चला जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन। चलें जी, वेरी गुड। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर रहा हूं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन तो एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑप, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। तो प्लस की जगह हमारे पास क्या आ गया, ऑप। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। फिर अब हमारे पास एक्सप्रेशन भी आएगा, ऑप भी आएगा। 3 की जगह क्या लिखेंगे, टर्म, क्योंकि वेरिएबल की जगह हम लोग नंबर की जगह क्या लिखते हैं, टर्म।
मैं शायद आपको ये बात बताना इस स्टेज पे भूल गया कि वेरिएबल और नंबर के लिए हम लोग पार्सर में टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 3 की जगह क्या लिखेंगे, टर्म। अब हमारे पास क्या रह गया, मल्टीप्लाई बाय वाई। अब फिर वही रूल दोबारा आ गया कि क्योंकि अब हमारे पास ऑपरेटर आ गया है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास क्योंकि अब ऑपरेटर आ गया है, इसी वजह से अब हम लोग इस सारे को डिलीट कर देंगे और हम किसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मेरा ख्याल अब आपको ये बात थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है। जरा देखिएगा, हम लोग पहले एक एक्सप्रेशन पे जाएंगे, फिर हम दूसरे एक्सप्रेशन पे जाएंगे, फिर हम तीसरे एक्सप्रेशन पे जाएंगे। असल में ये ना हम ट्री बिल्ड कर रहे हैं। जब भी एक एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है, फिर दूसरा एक्सप्रेशन आता है, फिर तीसरा। ये असल में हम कंप्यूटर को समझा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन लिखना कैसे है, ठीक है। जब आपको ट्री में समझ आएगा। चलें जी, अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने इसको डिलीट करके एक्सप्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई आ रहा था। जैसे हमने साइन के बाद लिखा था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई के बाद लिखा था, फिर हमने प्लस के बाद लिखा था, अब हम मल्टीप्लाई के बाद, डिवीजन होता तो डिवीजन के बाद लिखते, माइनस होता तो माइनस के बाद लिखते। अब आप लिखेंगे एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई की जगह अब आप क्या लिखेंगे, ऑप। सारा कुछ चला गया, एंड में हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ वाई, और वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, टर्म, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। फाइनली हमारे पास कहानी कंप्लीट हो गई। यह हमारे पास प्रोसेस था पार्सर के आउटपुट लिखने का। और मैंने आपको बताया था कि आप सबसे एंड में क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि अब यहां पे हमारा पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो कि असल में ये है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई तो वेल एंड गुड। आप इस वीडियो को, इसका ये वाला पार्ट आपको चाहिए कि आप दोबारा देखें, इसको गौर से समझें, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर, क्योंकि ये वीडियो ज़रा प्रोलॉन्ग हो रही है, साइज हैवी हो जाएगा। अब हम मिलेंगे, वी विल मीट इन पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस लेक्चर, और हम एक और एग्जांपल करेंगे जहां पे मैं दोबारा से ये बातें सारी आपको क्लियर करूंगा और इंशाल्लाह आपको पार्ट से समझ आ जाएगा। सो प्लीज़ वॉच पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन पार्ट नंबर 3।